कथा, ओ कथा, कहाँ रह गई? जल्दी से आ भी जा। अब तक तो सरपंच जी के बेटी के विवाह में सब लोग भोज खाने के लिए भी जुट गए होंगे। बस आ गई माँ। कथा हल्दी कढ़ाई वाला सुंदर सा अनारकली सूट पहनकर सादगी से सज कर आती है, जिसमें उसका रूप काफी निखर रहा था। माँ बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? बिटिया, ये पहनावा तुझ पर काफी जच रहा है। वैसे इस कपड़े का रंग कुछ कुछ मेरी पुरानी वाली साड़ी से मेल खा रहा है। माँ, मैंने तुम्हारी उसी पुरानी साड़ी को काटकर तो ये अनारकली सूट सिला है, और थोड़ा बहुत कपड़ा कम पड़ रहा था तो मैंने तुम्हारी बनारसी साड़ी में से बॉर्डर काटकर जोड़ लगा दिया। दरअसल कथा के हाथों में सिलाई कढ़ाई करने का काफी ज्यादा हुनर था। कथा रंग रूप नैन नक्श से देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी, लेकिन आज के दहेज की प्रथा से भरे साज समाज में गरीबी उसके विवाह में अड़चन बनकर खड़ी थी। पेट भरने के लिए लक्ष्मी सरपंच की पुश्तैनी हवेली में शुरू से बर्तन मांजने का काम कर रही थी। उन्हीं शादियों में कथा मेहंदी महावर लगाती थी। नमस्ते सरपंच काका। सदा खुश रहो कथा बिटिया। जाओ, सारी औरतें मेहंदी महावर चढ़ाने के लिए कब से प्रतीक्षा कर रही है। जी, जाती हूँ। कथा थाली में महावर मेहंदी सजाकर ले जाती है, जहां सोने की ज्वेलरी और खानदानी पहनावे में कौशल्या अपनी बहू और बेटी के साथ बैठी थी। जी, आप सबको नमस्ते। आप लोगों में से पहले कौन महावर मेहंदी लगवाएगा? आपके पैर तो बिल्कुल सुने हैं, पहले आप महावर लगवा लीजिए। पत्रलेखा गरीब कथा को हीन भावना से देखते हुए इनकार जताती है। नहीं शुक्रिया, मुझे अपने पैरों में ये डार्क रेड कलर लगवाकर अपना एक्सपेंसिव पेडिक्योर खराब नहीं करना, तो मम्मी जी को लगा दो। पर एक सुहागन स्त्री का पैरों में महावर लगाने का महत्व होता है, इससे पति की लंबी उम्र होती है। बाकी आपकी इच्छा है। हे यू दो कौड़ी की गरीब लड़की, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। सरपंच जी को भी बस खर्चा बचाना था, तभी थर्ड क्लास मेहंदी वाली को बुला लिया। बस पत्रलेखा बहू, तुम्हें कोई अधिकार नहीं बनता इस तरह से किसी का निरादर करने का। बेटी, अपनी बहू की तरफ से मैं क्षमा चाहती हूँ। माँ जी, अपनों से बड़ों का हाथ छोटे के आगे जोड़ता हुआ अच्छा नहीं लगता, बल्कि आशीर्वाद देते अच्छा लगता है। बेटी, बड़ा ही नेक संस्कार देकर तुम्हारी माँ ने तुम्हारी परवरिश की है। कथा का सरल सहनशील आचरण देखकर खानदानी पुश्तैनी परिवार से ताल्लुक रखने वाली कौशल्या को वो मन में जंच जाती है और पुश्तैनी हवेली लौटते ही शादी की बात छेड़ती है। माँ जी, आप सोच भी कैसे सकती हैं कि वो दो कौड़ी की गरीब सादी लड़की इस खानदानी परिवार की बहू बन सकती है? आपने उसका पहनावा देखा था? वैसा पहनावा तो हमारी हवेली के नौकर चाकर भी नहीं पहनते। माँ जी, रिश्ता अपनी बराबरी के खानदान में देखकर जोड़ना चाहिए। माँ, पत्रलेखा भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। कहा वो गरीब लड़की, कहा अक्षत भैया, जोड़ी भी मेल नहीं खाएगी। पत्रलेखा बहू, मैंने तय कर लिया है कि अक्षत का रिश्ता मैं वही करूंगी। मेरा दिल कहता है कि वो टूटे मन की लड़की मेरे घर परिवार को सदा जोड़ कर रखेगी। कल हम शगुन लेकर जा रहे हैं और मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। अगले दिन खानदानी शाही अंदाज में शगुन, गहने, जेवर, महंगे फल, मिठाई से सजी धजी थालियां लेकर नौकर चाकर गरीब लक्ष्मी की चौखट के बाहर खड़े हो जाते हैं। तभी कौशल्या परिवार समेत गहनों में लदी हुई उतरती है। तभी पड़ोसन कमला, शीला आंख जमाकर देखने लगती हैं। शीला बहन, लक्ष्मी की लड़की को आज फिर से रिश्ते वाले देखा देखी करने आए हैं। वैसे गहने पहनावे से देखने में तो एकदम रजवाड़ी खानदान के लग रहे हैं। सारी औरतें सर से पैर तक सोने में लदी पड़ी हैं। तभी एक एक करके नौकर चाकर शगुन की थाली लेकर अंदर जाते हैं। जी नमस्ते बहन जी, मुझे आपकी कथा अपनी छोटी बहू के रूप में जज गई है। अगर आपको रिश्ता स्वीकार है तो शगुन स्वीकार कर लीजिए। अपनी गरीब बेटी के लिए इतने ऊंचे खानदान से रिश्ता आया देखकर लक्ष्मी की आंख भर आती है। बहन जी, इतने ऊंचे खानदान से भला कौन रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेगा? मुझे रिश्ता स्वीकार है। तब कौशल्या कथा के सिर पर चुनरी उड़ाकर हाथ में फल, मिठाई, जेवर और शादी का जोड़ा देती है। कुछ ही दिनों में कथा की धूमधाम से शादी होकर वो खानदानी अमीर ससुराल में बहू बनकर आ जाती है, जहां नौकर चाकर फूल बरसाते हुए उसका स्वागत करते हैं और पुश्तैनी तौर तरीके से उसका गृह प्रवेश होता है, जिससे जलते हुए पत्रलेखा उसे नीचा दिखाती है। वैसे देवरानी जी, तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू आ गए। आखिरकार अपनी गरीब झोपड़ी छोड़कर इतने अमीर खानदान घर द्वार की बहू जो बन गई हो। अपने प्रति पत्रलेखा का रूखा स्वभाव देखकर कथा असहज हो जाती है। जिठानी जी, ये सोने के जेवर और पोशाक से बढ़कर बेशकीमती परिवार का स्नेह प्रेम होता है। बिल्कुल उचित कहा तुमने छोटी बहू, परिवार से बड़ा धन और कुछ नहीं होता। चलो बहू, तुम भी जाकर आराम कर लो, और कुंदन, तुम अपनी धर्मपत्नी को कमरे में ले जाओ। जी मासा, चलो यहाँ से। खुंदक खाते हुए पत्रलेखा अपने कमरे में आकर पति को भड़काती है। देखा तुमने कुंदन, तुम्हारी माँ तुम्हारी छोटे भाई और उसकी बीवी को कुछ ज्यादा ही महत्व नहीं दे रही थी। पत्रलेखा, किसी गरीब को अगर खानदानी घर परिवार मिल गया तो तुम क्यों उसकी किस्मत से चल रही हो? तुम्हारे पास कौन सा कम है? जेवर, गहने, कपड़े सब कुछ तो है।
अगले दिन कथा अपने मायके से मिली हल्की साड़ी पहनकर नहा धोकर पूजा पाठ करके बावर्ची खाने में आती है। नमस्ते जेठानी जी। तुम यहाँ बावर्ची खाने में क्या करने आई हो? जेठानी जी, आज मेरा ससुराल में पहला दिन है तो पहली रसोई बनाने आई हूँ। दिखा दी ना गरीबों वाली इज्जत। तुम्हें ये दर्जनों नौकर चाकर दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? इन्हें अचार डालने के लिए रखा गया है और अभी तुम्हारी शादी को बस एक ही दिन हुआ है। तुमने ये जॉर्जेट की 3rd क्लास साड़ी पहनी है। जेठानी जी, ये साड़ी मेरी मायके से मिली थी। माँ ने बड़े दिल से दिया था और पहली रसोई में पकवान बनाना था, इसलिए मैंने सोचा हल्की ही साड़ी ठीक रहेगी, इसीलिए पहन लिया। देवरानी जी, अब तुम एक ऊंचे और इज्जतदार खानदान की बहू हो, किसी गरीब झोपड़ी में रहने वाली साधारण सी लड़की नहीं, इसलिए अपना पहनावा चेंज करो। और ये क्या, इतने हल्के टॉप्स डाल रखे हैं? तुम्हारी भारी ज्वेलरी कहाँ गई सारी की सारी? जी, वो दरअसल मुझे उन जेवरात से भारीपन सा लग रहा था, इसीलिए उतार कर रख दिए। देवरानी जी, अभी तुम्हारी मुंह दिखाई भी नहीं हुई है और तुम इतनी सिंपल सी बनकर रहोगी। अगर पड़ोस से कोई देखने वाला आ भी जाए तो हमारी कितनी थूथू होगी। तुम्हारे पास ढंग की साड़ी नहीं है तो मुझसे ले लो। पत्रलेखा जानबूझकर कथा का अपमान करने के लिए उसे अपने कमरे में लाती है और अपनी महंगी महंगी ड्रेस से भरी अलमारी खोल करके दिखाती है। वैसे तो ये सारे कपड़े पुराने हैं, लेकिन इसकी भी कीमत लाखों रुपए में है। एक एक ड्रेस एक्सपेंसिव है, तुम इसे मेरी तरफ से तोहफा समझ कर रख लो, हिचकिचाओ मत। पर जेठानी जी, मैं आपके कपड़े कैसे ले सकती हूँ? ये तो आपके हैं और इन पर आपका अधिकार है। सब कुछ हड़प कर मक्खन लगाना तो कोई तुमसे सीखे। पत्रलेखा ऐसा बोल रही होती है कि तभी कौशल्या कमरे में दाखिल हो जाती है। कथा बहू, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। चलो चलकर एक बार अपनी मुंह दिखाई का जोड़ा चुन लो। कथा अपनी सास के साथ नीचे हॉल में आ जाती है, जहां बरसों से उनके घर में खानदानी कपड़े लेकर आने वाले बैठे हुए थे, जो कि एक से बढ़कर एक मुंह दिखाई का जोड़ा दिखाते हैं। ये देखिए कौशल्या जी, ये मुंह दिखाई का जोड़ा एकदम मॉडर्न और नए डिजाइन का आया है। बहू रानी पर यह बादामी रंग खूब खिलेगा। वैसे इस मुंह दिखाई के जोड़े का कपड़ा भी एकदम मक्खन जैसा मुलायम है और रंग भी मुझे पसंद पड़ गया है। बहू, अगर तुम्हें पसंद हो तो ले लो। उनमें से कोई सा भी एक्सपेंसिव जोड़ा कथा को पसंद नहीं आता है। माँ जी, मुझे इनमें से कोई सा भी जोड़ा पसंद नहीं आया। मुझे पुराने कपड़ों से ज्यादा जुड़ाव है। बहू, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आओ मेरे साथ। कौशल्या अपनी गरीब बहू को अपने कमरे में लाती है और पुराना सा संदूक खोलती है, जिसमें बहुत ही पुराना सा सुंदर जोड़ा रखा हुआ था, जिसे निकाल कर वो बहू को देती है। बहू, ये हमारे परिवार का पुश्तैनी जोड़ा है। इसकी चुनरी का लंबा मानो हमारी शान को दर्शाता है और ये खानदानी दौर से चलते आ रहा है। वैसे तो हमारे घर की मुंह दिखाई में बहुएं इसे ही पहनती हैं, लेकिन अंतिम बार जब तुम्हारी जेठानी की मुंह दिखाई हुई थी तो उसे ये जोड़ा जचा नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें भी नहीं दिखाया, मगर इसे सहेज कर रखा है। कथा को अपनी सास का दिया वो खानदानी मुंह दिखाई का जोड़ा काफी ज्यादा पसंद आता है। माँ जी, मुझे ऐसा ही पहनावा पसंद है। मैं अपनी मुंह दिखाई पर इसे ही पहनूंगी। पर देवरानी जी, इस बार इस मुंह दिखाई के जोड़े की हालत तो देखो। इसका कलर कितना डल है और डिजाइन कितना ओल्ड फैशन है। जेठानी जी, पुराने पहनावे हमें हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं। इंसान जितनी सादगी में सुंदर लगता है ना, उतना श्रृंगार में नहीं। कथा उस जोड़े को अपने कमरे में ले जाती है और उसमें जड़ी मोतियों को टांग कर कारीगरी करती है और अगले दिन मुंह दिखाई में वही खानदानी पहनावा पहनकर सुलह श्रृंगार करके अच्छे तरीके से तैयार होकर आती है। उसे देखते ही सभी औरतों की नजर टिक जाती है। वाह भाई वाह कौशल्या बहन, मान गए तुम्हारी गरीब बहू का मुंह दिखाई का लहंगा तो बड़ा ही महंगा लगता है। और देखो कितने अदब से घूंघट निकाल कर जोड़ा पहना है। दूर से ही संस्कार साफ झलक रहे हैं। और एक बड़ी बहू थी जिसने मुंह दिखाई से पहले ही सबको मुंह दिखा दिया था। पड़ोसी ने बातों ही बातों में पत्रलेखा के स्वभाव का उपहास उड़ाती हैं। इसके बाद एक एक कर सब कथा की मुंह दिखाई करती हैं और उसके पहनावे पोशाक की बढ़ चढ़कर तारीफ करती हैं। वहीं दूर खड़ी जेठानी के चेहरे पर पछतावा साफ तौर से देखा जा सकता था।